लाइन ऑफ चार्ज के केस में ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस, तो ये कोई लाइन ऑफ चार्जेस है। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह कर लूँ, पॉजिटिव चार्जेस हैं और उसकी वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसको अब सिलेंड्रिकल सरफेस में बंद कर लेता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो तो बाहर की तरफ होंगी, यानी अगर इस सरफेस को देखें ना तो बाहर की तरफ हर तरफ होगी, लेकिन प्लेन में होगी, इस प्लेन में, इस डायरेक्शन में कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी। ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस है, पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में है। तो अगर आपने गॉस लॉ अप्लाई करना है या उससे पहले आपने ये गॉसियन सरफेस लिया, अब आपके पास 3 इंडिपेंडेंट एरियाज है। मैंने इंडिपेंडेंट लिखा था, एक ये डायरेक्शन, एक नीचे की डायरेक्शन और एक ये कर्व डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं अलोंग द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, कोई भी हो सकता है, तो रेडियल डायरेक्शन। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो उसमें मुझे टोटल एरिया चाहिए होगा। तो एक तो कर्व एरिया का, कर्व सरफेस का एरिया है, 2 वो ऊपर और नीचे वाली एरियाज हैं। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, यानी इंडिपेंडेंट एरियाज 3 हैं। तो EA1 प्लस EA2 प्लस EA3, और तीनों के साथ एंगल भी बनाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो चूंकि इधर ऊपर और नीचे डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इधर है और एरिया इधर है, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सिर्फ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स मौजूद है जो कर्व सरफेस है, और उस कर्व सरफेस को मैं क्या लिखूंगा, उसका एरिया जो है दैट इज 2πr_l। कुछ देर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दैट इज फ्लक्स। अब मैं जाऊंगा जी गॉस लॉ की तरफ, गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, चूँकि हम जानते हैं Q/ε0 है, कंपेयर करने से E × 2πr_l दैट इक्वल्स Q/ε0। और अगर इसको उधर शिफ्ट किया जाए तो आपको मिलता है E Q/2πr_ε0l। सो Q/L जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो 2πr_ε0 इसको इधर ही छोड़ दें, और Q/L की जगह आप लैम्डा लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिखूंगा लैम्डा। सो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये R जो है उस गॉसियन सरफेस का वो है, क्या कहते हैं, रेडियस है। यहाँ पे वो पॉइंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि R उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस लाइन ऑफ चार्जेस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और फिर इसके बाद जो है शीट ऑफ चार्जेस की वजह से भी आप इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं शीट ऑफ चार्जेस के केस में। अब यहाँ पे भी आपको फाइनल रिज़ल्ट याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो मैं उधर लिख लेता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πr_ε0। तो ये आपके पास लाइन ऑफ चार्जेस के लिए है, वो पॉइंट चार्ज के लिए था। शीट ऑफ चार्जेस के केस में अगर चार्जेस एक इनफाइनाइट शीट की फॉर्म में पड़ी हुई हैं, इनफाइनाइट शीट है और आप उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे पहले भी मैंने कहा
ये बेहतर है कि आप इस तरह की कोई सरफेस लें। मैं थोड़ा रफली इसको ड्रा कर रहा हूँ, आई होप आप इसको समझ रहे हैं। तो अब इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस ऊपर मौजूद है, नीचे भी मौजूद है। तो इस बॉक्स टाइप जो मैंने सरफेस ली है, इसके ऊपर की सरफेस से फ्लक्स है और नीचे की सरफेस से फ्लक्स है और बाकी के किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स मौजूद नहीं है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो सिर्फ इस एरिया के थ्रू है, उसको मैं ई ए लिखता हूं, और सिर्फ नीचे वाली एरिया के थ्रू है ई ए। बाकी एरियाज तो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए उनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, इसलिए उसको मैं इग्नोर करता हूं और टोटल मेरे पास फ्लक्स आ जाता है 2E A। इसको फर्दर मैं आगे ले जाऊं, गास लॉ अप्लाई करूं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E A इस तरह हो जाएगा। E जो है दैट वुड बी Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद A। 2A इस साइड पे आएगा डिनोमिनेटर में, तो Q बाई A सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो शीट ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दैट वुड बी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। हाँ, अगर तो एक की बजाय दो शीट्स हैं, जैसे कैपेसिटर में एक ऊपर है पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड शीट्स, उनके दरमियान क्या होगा, तो उनके दरमियान इसको सिंपली डबल कर लें, E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद दैट, यानी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका रीज़न ये है कि जब आप दो शीट्स को आपस में इनक्लोज करेंगे, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो अगर गाउसियन सरफेस इसमें बनाते हैं तो फिर इसमें यह होगा कि उस गाउसियन सरफेस के एक शीट उस गाउसियन सरफेस के अंदर है पॉजिटिव वाली, तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस इंटर होंगी, ठीक है, और बाहर कोई फील्ड नहीं होती। तो इसलिए बॉक्स का बाकी जो हिस्सा होगा उसके अंदर से फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे फील्ड ही मौजूद नहीं है। फील्ड तो इनसाइड है, बिकॉज सामने नेगेटिव पड़ा है। अब ये दो अपोजिट पोल्स के दरमियान की एक फील्ड है, इसलिए फिर जब होगा तो सिर्फ एक एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा, फ्लक्स E A होगा, बाकी पांचों सरफेसिस के थ्रू फ्लक्स ज़ीरो होगा। चार सरफेसिस की वजह से के थ्रू इस वजह से कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, और ऊपर की वजह सरफेस से इसलिए फ्लक्स ज़ीरो होगा क्योंकि वहाँ पे फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यही फ्लक्स होगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट E A है, और E जो है दैट वुड बी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A सिग्मा है, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया डायरेक्शन क्या होगी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो अकॉर्डिंगली उन सब के साथ यहाँ पर यूनिट वेक्टर R लगेगा, दैट इज़ अवे फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज। यहाँ पे अगर होगा तो फिर उसके साथ R लगेगा, दैट इज़ अवे फ्रॉम दैट लाइन ऑफ चार्जेस जो मैंने बताया। इस केस में R लगेगा, that is away from the sheet of positive charge and towards if it is some negative charge, वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली वहाँ पर नेगेटिव साइन फिर आ जाएगा सिग्मा में चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया में। और इस केस में जो है डायरेक्शन आप सब जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, किसी कैपेसिटर के अंदर, किसी पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, दोनों प्लेट्स के दरमियान। आखिर में मैं अब गास लॉ को अप्लाई करके किसी कंडक्टर के अंदर देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड कैसे होती है। तो आइसोलेटेड
चार्ज्ड कंडक्टर, कोई आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है और उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि क्या अगर किसी कंडक्टर को हम जब चार्ज दे देते हैं तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती। इसके लिए हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। अंदर मैंने एक सरफेस एज्यूम की है और उस सरफेस के थ्रू मैं फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो गाउस लॉ कहता है कि Q/ε0 करो। मैंने सरफेस ले लिया, सरफेस है और उसका कुछ एरिया भी है। उसका एरिया वो एक स्फेरिकल सरफेस है क्योंकि स्फेरिकल चार्ज बॉडी है। तो ये देखकर मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जी उस स्फेरिकल सरफेस का एरिया तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, चार्ज तो बाहर है। तो इसलिए मेरे पास ये ज़ीरो आ जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पर मैं अगर लिख भी दूँ E मल्टीप्लाइड विथ 4πr² यानी EA यानी फ्लक्स, आप जानते हैं ना फ्लक्स EA है, तो एरिया तो उस स्फेयर का 4πr² होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगी। वजह यह है कि अंदर चार्ज ज़ीरो है। और चार्ज क्यों ज़ीरो होता है, एक्सेस चार्ज सारा सरफेस पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक कंडक्टर है, इसमें मिलियन एंड मिलियन ऑफ चार्जेस होंगे, लेकिन एक्सेस चार्ज जो आपने इसको दिया है वो सारा का सारा सरफेस पे पहला होता है, इनसाइड ज़ीरो होता है। इसीलिए जब किसी जहाज़ के अंदर लोग भी मौजूद होते हैं और वो क्लाउड्स के अंदर जाता है, थंडरस्टॉर्म होती है, सरफेस के ऊपर चार्ज होने के बावजूद लोग अंदर महफूज होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मेटालिक शेल में होते हैं और अंदर फील्ड ज़ीरो होती है। इसको फैराडे केज कहा जाता है। अगर आप कहीं थंडरस्टॉर्म में फंस जाते हैं तो आप गाड़ी के अंदर महफूज हैं, बाहर ना निकलें। बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन किसी कंडक्टर के अंदर, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के अंदर, कि जब वो चार्ज किया जाए और आइसोलेटेड हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। लेकिन अगर उसी कंडक्टर के अक्रॉस ये कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो फिर उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं जो चार्जेस को मूव करती हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का सबब बनती है। नेक्स्ट चैप्टर में उस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये आपको मालूम हो कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है अगर वो आइसोलेटेड हो। फिर इसका ग्राफ कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ किसी स्फेयर की वजह से। ये एक कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर है, इसका कोई रेडियस है कैपिटल R, यहाँ पे वो R की वैल्यू है और उसके आगे जाकर R, ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दरमियान में ज़ीरो है, जितने भी डिस्टेंसेस हैं सेंटर से उन सब पे ज़ीरो है, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचते। सरफेस पे इतनी है E, सरफेस पे इस पॉइंट पे कितनी है E, और E क्या है, एग्जैक्टली वैसे है जैसे आप पॉइंट चार्ज की लेते हैं 4πε0r²। मैं कैपिटल R लिखूंगा, R²। ये सरफेस पे इसकी वैल्यू है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। और एक एक्सरसाइज में फेडरल बुक में और केपी की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्ज और स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे सेम होती है। तो उस सरफेस की, उस स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे होगी। अगर स्मॉल r लिखें तो ये तो इस पॉइंट पे है, ये वैल्यू ये सरफेस पे है, ठीक है। सरफेस से दूर जाएंगे तो बिल्कुल ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। R² है तो यहाँ पर ये 1/r² के साथ रिलेटेड है, यहाँ पर E0 है, यहाँ पर E 1/r² के साथ रिलेटेड है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो आगे जाकर फिर यहाँ पर हम स्मॉल r लिखते हैं, ये इस फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस पे, अंदर ज़ीरो होता है। उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो अल्लाह पामान।